कल हमने पढ़ा था एक समान आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशित गोलीय कोश है, तो इस आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। आइए देखते हैं। इसके लिए आज हमारा टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक आर त्रिज्या का गोलीय कोश है। ये आर त्रिज्या का एक गोला हमने ज्यूम कर लिया और इस पर हमने क्या मान लिया कि इस पर आवेश दिया गया है। तो दिया गया आवेश इस गोलीय चालक के आउटर सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। हमने मान लिया इसको दिया गया आवेश क्या है, Q। इस गोले का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या है, R। इस गोलीय कोश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की स्थितियां क्या बन सकती हैं, हम वे कौन कौन से बिंदु हैं जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। हम इस पर देखें। हम स्थितियां नंबर 1 स्थिति ये हो सकती है कि कोई हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस चालक के बाहर हो। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि वो पॉइंट चालक के भीतर भी हो सकता है। ऑब्जर्विंग पॉइंट हम कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। या फिर एक स्थिति और भी बनती है कि इस सरफेस पर ही अगर हम किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो क्या होगा। तो इन तीनों स्थितियों में हमें बात करनी है। हम मान लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो क्या है, बिंदु P, जिसकी इसके केंद्र से दूरी क्या है, स्मॉल r, ये दूरी स्मॉल r। अब इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो स्थिति नंबर 1 हम इस पर बात कर रहे हैं कि जबकि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, इस कोश के बाहर। तो हम क्या करते हैं, स्थिति नंबर 1 सबसे पहले हम लिखेंगे, माना R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिस पर एक समान आवेश Q वितरित है। केंद्र O से R दूरी पर किसी बिंदु P का मतलब कहीं पर भी होगा, चालक के भीतर, चालक के पृष्ठ पर या चालक के बाहर। तो किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां पर हम बात करते हैं केस नंबर 1 की। ये जो हमारा ऑब्जर्विंग डिस्टेंस है R, अगर ये कोश की त्रिज्या से बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, हम किस पर बात करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट की बात करेंगे। द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सेल। Y बिंदुओं के लिए देखें तो हमने क्या किया, हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं। हमने मान लिया कि इस P से होता हुआ एक हम गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। एक गॉसियन सरफेस हमने मान लिया ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है। अब इस पर ये जो पॉइंट P है, यहीं पर एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट ऑफ एरिया हमने सपोज कर लिया कि ये क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA। अब अगर इस बिंदु पर हम देखें, ये चार्जेस यहां पर फैले हुए हैं, तो इनके कारण यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र बन सकता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन भी इस बिंदु P पर अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। कहने का मतलब वेक्टर E और वेक्टर dA दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, अब आगे देखें। तो हमने क्या किया, बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है। तो गॉसियन पृष्ठ
अवयव डीए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, हमने मान लिया क्या डी फाई है, तो डी फाई क्या होगा वेक्टर ई डॉट डी ए, एंड ई डॉट डी ए बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा यहां पर क्या होगा, चूंकि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं इसलिए थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो हम थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो ई डी ए कॉस 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसलिए डी फाई ई क्या आ जाएगा ई डी ए। अब ये हमने केवल क्षेत्रफल अवयव से बात किया, अब हम क्या करेंगे गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, तो गॉस थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए कि जो आवेश हमारा है वो पूरे गॉसियन सरफेस से बंधा हुआ होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं देयरफॉर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई एंड दिस फाई विल बी क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई, एंड डी फाई की वैल्यू क्या है ई डी ए, तो ये हम रख देंगे, तो क्या मिलेगा ई चूंकि कांस्टेंट माना जा सकता है, ऐसे दशा में जो इंटीग्रल ऑपरेट होगा वो केवल एरिया पर ऑपरेट होगा। क्लोज्ड इंटीग्रल डीए का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया, तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखें तो गॉस प्रमेय से लगा दें, गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉसियन थ्योरम ये कहता है किसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना ये आपका क्या होगा वैद्युत फ्लक्स होगा, तो फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी Q/ε0, क्योंकि हमने क्या माना है, हमने माना है कि इस कोश पर कुल आवेश कितना वितरित है Q, इसलिए अब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर दें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा समीकरण 1 व 2 से हमने पाया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q/ε0, सो E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r², ये हमारा डेरिवेशन हमको प्राप्त हुआ। अब हम यहां पर देखें तो हम ये देख रहे हैं, इस डेरिवेशन को ध्यान से देखें तो ये हमको मिला कि हमने जैसे डेरिवेशन फर्स्ट चैप्टर 1 में किया था कि अगर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 1/4 पाई ε0 Q/r² होगी, तो वो डेफिनेशन और ये डेफिनेशन दोनों के टर्म्स क्या हैं सेम है, तो इसका ये निष्कर्ष निकला कि गोलीय कोश पर आवेश वितरित है, इस कारण अगर हमें किसी बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इन बाह्य बिंदुओं के लिए ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा ही व्यवहार करेगा। इसके आगे देखते हैं पास, इसके आधार पर हम निष्कर्ष क्या दे सकते हैं, निष्कर्ष हमारा क्या होगा, हम निष्कर्ष के रूप में ये मान सकते हैं कि जैसे सारा का सारा आवेश कहां पर है, इसके केंद्र पर ही स्थित है, क्योंकि ये पॉइंट जैसा व्यवहार कर रहा है, तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं। ये तो हमने आउटर सरफेस के लिए था। अब हम अगर हम ये मान लें कि इस डेरिवेशन को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, क्योंकि ये कोश छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, ऐसी दशा में हम अगर ये मान लें इस पर जो आवेश वितरण है उसके पदों में मान लें, यदि हम ये मान लें कि कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है
तो सिग्मा की बेसिक डेफिनेशन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। A मीन्स क्या हो जाएगा? इस गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। तो दिस इंप्लाइज Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A, और A का मतलब हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि आपने कैपिटल R क्या माना था? इस कोश की त्रिज्या आपने मानी है, इसकी त्रिज्या, और ये डिस्टेंस आपने P लिया था, इसकी दूरी क्या थी? R थी। अब इसको हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर दें। इक्वेशन क्या है? E इक्वल्स टू, देयरफॉर E इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q एंड Q अपान R स्क्वायर। तो वेयर इज Q? सब्स्टिट्यूट 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा। 4 पाई कैंसिल, तो हमारे पास मिला क्या? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर अपान R स्क्वायर। तो ये हमारे पास आउटसाइड पॉइंट अगर है तो y बिंदुओं के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आवेश के पदों में, और ये आवेश के पृष्ठीय घनत्व के पदों में। अब अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें इस पृष्ठ पर, तो इसके लिए क्या कंडीशन बन सकती है? ये जो हमारा R है, डिस्टेंस पॉइंट P, ये P यहां सरफेस पर होगा, तो केस नंबर 2 arises that the distance is equal to the radius of the shell। ये जो विलिखित गोलीय चालक है इसकी त्रिज्या के बराबर होगा। ये कब? जबकि पॉइंट हमारा प्रेक्षण बिंदु कहां पर है? पृष्ठ पर। ये कहां पर है? पृष्ठ पर। तो R इज इक्वल टू कैपिटल R रख देंगे, तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान कैपिटल R हो जाएगा। R इज रिप्लेस बाई कैपिटल R। और ये इक्वेशन आपका क्या बनेगा? यहां पर देखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, इट्स ओके, एंड दिस R विल बी इक्वल टू कैपिटल R। तो R स्क्वायर इज कैंसिल आउट बाई R स्क्वायर। तो रिजल्ट हमारे पास जो बचा वो रिजल्ट क्या है? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर एंड सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो ये कहां पर है? ये केस 2, जबकि ये पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा कहां पर है? इस सरफेस पर। अब आइए केस 3 पर चलते हैं। केस 3 क्या है? अगर हम ये मान लें कि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पर है? आउटसाइड नहीं है, बल्कि कहां पर है? इस चालक के भीतर। तो इसके लिए क्या शर्त आएगी? R लेस देन P। ये कहां पर होगा? आंतरिक बिंदुओं, आंतरिक बिंदु के लिए। अब इस पर हम देखेंगे, तो यहां पर देखें, हम अगर यहां पर कोई बिंदु ले लें, हमने एज्यूम कर लिया कि यहां पर कोई बिंदु P है, ये P बाहर ना होकर के P यहां पर है, तो गॉसियन थ्योरम के हिसाब से हमको एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ता। हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर दिया। अब अगर ये बिंदु P है, तो हम देखें जो गॉस थ्योरम ये कहता है किसी पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स उससे बद्ध आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होगा। यहां पर अगर हम जो गैसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है, यदि इस सरफेस के भीतर देखें तो ये हम पाते हैं कि इस सरफेस के भीतर कोई भी आवेश नहीं है। चूंकि कोई आवेश नहीं है, इसलिए यहां पर जो फ्लक्स का मान है वो क्या होगा? 0। और फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए देखते हैं। हमारे पास रिलेशन आया था इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर ये आया था E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। तो Q की वैल्यू क्या है? यहां पर कोई आवेश इससे बंधा हुआ नहीं है, तो ये वैल्यू क्या है? 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस प्रकार से क्या मिला? E विल बी 0। इसके मतलब ये हुआ कि अगर कोई आवेशित गोलीय कोश है तो इसके भीतर
कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो ये डेरिवेशन आपने देखा, समझ में आया, या जो भी आया है इसको आप कमेंट करके, लाइक करके आप हमको बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग जितना हमारे चैनल हमको प्रोत्साहन देंगे, हम आपके लिए उतने अच्छे से अच्छे और अच्छे से तरीके से आपको लेकर के आएंगे और इन वीडियो को आप देख करके अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।